हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से एक बार मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। तो जैसा कि इसके पहले हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख लीजिए, क्योंकि आप उसे देखोगे तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी मिल जाएगी। और उसमें हमने मध्य प्रदेश के इंट्रो के बारे में बताया था कि हम किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे या इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने कल बताया था कि मध्य प्रदेश के जो हमने बांटा था पढ़ने के लिए अपना, तो हमने देखा था भौगोलिक परिदृश्य, उसका था एक भाग। दूसरा भाग था राजनीतिक परिदृश्य। अगला भाग था जो हमारा था आर्थिक परिदृश्य। फिर उसके बाद हमने देखा था आर्थिक परिदृश्य के बाद हमने देखा था ऐतिहासिक परिदृश्य। उसके बाद हमने देखा था विविध। तो उसमें जो पहला टॉपिक था भौगोलिक परिदृश्य, तो आज हम भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे। और मैंने कल ही बोला था कि जो हमारा मध्य प्रदेश जीके पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा इसमें MPPSC बेस्ड होगा, क्योंकि बड़े एग्जाम को जब टारगेट करेंगे तो मतलब छोटी सी छोटी फैक्ट तो हम लेके चलेंगे, साथ में बड़ी बड़ी चीज़ों को भी कवर अप करते चलेंगे। तो देखिए, जैसा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो MPPSC का एग्ज़ाम होता है उसमें 2020 में जो एग्ज़ाम होना है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत मार्केट में ऐसी हवा चली है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। जी नहीं, कुछ चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी पेपर पेपर पहला होता था वह खंड 2 में डिवाइड होता था। मतलब पेपर 300 नंबर का होता था, खंड ए और खंड बी में विभाजित होता था। लेकिन पहले क्या होता था, किसी भी टॉपिक से कुछ भी प्रश्न आ जाते थे, यह कन्फर्म नहीं होता था, तो उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया है। तो देखिए, अगर बात की जाए, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का जो पहले पेपर की अगर बात की जाए, जो MPPSC का पहला पेपर होता है, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें इतिहास और संस्कृति वाला जो पेपर ए होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी, दो भागों में बटा है। तो पहले में इतिहास रहेगा, दूसरे में ज्योग्राफी रहेगा। ये 150 मार्क्स का, ये भी 150 मार्क्स का। अब क्या किया है, प्रत्येक पार्ट को, मतलब जो पार्ट ए है वह 5 यूनिट में डिवाइड है। उसी तरह जो पार्ट बी है पहले पेपर का, पार्ट बी भी 5 यूनिट में डिवाइड है। तो मतलब पार्ट ए 5 यूनिट में डिवाइड है और पार्ट बी भी 5 यूनिट में डिवाइड है। यह दोनों पार्ट की अगर बात की जाए तो 150 नंबर का और यहां से भी 150 नंबर का है। अब इसमें अगर बात की जाए तो एक यूनिट में 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें देखिए 30 नंबर के, मतलब कि अगर बात की जाए पहले यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। तो अगर हम 30 का गुना 5 से करते हैं तो बराबर 150 हो रहा है। अब देखिए प्रत्येक यूनिट में कैसे प्रश्न आने हैं। तो अगर बात की जाए प्रत्येक यूनिट में, तो आप देखो कि जो पहली यूनिट होगी, तो पहली यूनिट में 3 प्रश्न जो होंगे, 3 प्रश्न वह 3-3 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। उसी तरह 2 प्रश्न जो हैं वह 5-5 नंबर के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। और जो एक प्रश्न होगा वह 11 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर का होगा। तो अगर बात की जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या 3, 2, 5, 1, 6। जी हाँ दोस्तों, एक यूनिट में आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, उसके बाद 5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 11 नंबर का एक प्रश्न होगा। यानी कि 5 और 5 10 और 3 त्रिकाई 9, तो 10, 9, 19 और 11 30 नंबर। इसी तरह दूसरी यूनिट में भी 3-3 नंबर के 3 प्रश्न, 2-2 नंबर के 5-5 नंबर के 2 प्रश्न और 11 नंबर का एक प्रश्न। तो इसी तरह 5 यूनिट डिवाइड होंगी। मतलब कि अगर बात की जाए कि अब अगर पहली यूनिट में जितना सिलेबस दिया है उतने में से ही 3 नंबर का भी प्रश्न आएगा, 3 और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 11। चेंज क्या हुआ है थोड़ा सा देखिए, पहले जो 5 नंबर के प्रश्न थे यह क्या होते थे, 6 नंबर के होते थे और इन्हें 100 शब्दों में लिखा जाता था। लेकिन अब यह शब्द सीमा घटा करके 50 कर दी गई है और प्रश्न भी
6 की जगह 5 नंबर का कर दिया गया है। उसी तरह ये जो 11 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यह पहले जो प्रश्न है यह 15 नंबर का हुआ करता था और जो शब्द सीमा थी वह जा करके आपके 350 मार्क्स शब्दों की हुआ करती थी। अब इसको घटा करके 150 के आसपास कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले 200-250 शब्दों में हुआ करता था। तो ये आपको देखना है प्रत्येक यूनिट से मतलब 30 नंबर। अब देखिए आप सिलेबस पे अगर आ जाएंगे तो सिलेबस में पहले प्रश्न पत्र में देखेंगे, पहले पेपर में तो यूनिट 4 और यूनिट 5। जी हाँ दोस्तों, पहली यूनिट छोड़ दीजिए, दूसरी तीसरी ये तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया है। तो वहीं पे अगर यूनिट तीसरी बात की जाए और यूनिट चौथी और यूनिट 5 की बात की जाए तो जो चौथी यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और पूरा का पूरा इतिहास दिया हुआ है। और 5वें मतलब पहले पेपर का, किसका, जो आपका पहला पेपर है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, जो आपका पहला पेपर है तो पहले पेपर में पार्ट ए, पहला पेपर का पार्ट ए में अगर बात की जाए तो यूनिट 4 और यूनिट 5 यह दो केवल मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो अगर बात की जाए एक यूनिट में मैंने बताया 30 प्रश्न आते हैं और यहां से भी 30, प्रत्येक यूनिट से 30-30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से मैंने बताया कि 3 प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के, 2 प्रश्न होते हैं 5-5 नंबर के और 1 प्रश्न होता है 11 नंबर का। तो 3, 2, 5, 1, 6 और ठीक इसी तरह यहां पे भी 3, 2 और 1। तो अगर बात की जाए 60 नंबर यहां से केवल पहले पेपर से एमपी कवर कर रहा। तो देखिए लोग इतिहास में पढ़ के वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री में कितना ज़्यादा टाइम देते हैं इंडियन हिस्ट्री में टाइम। तो देखिए 150 में से सीधे 60 नंबर यहां से कवर अप कर रहा है। कहां से? इंडिया, मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि बहुत कम आपका पार्ट है। अगर वहां पर अगर बात की जाए तो केवल मध्यकालीन भारत जितना पूरे मध्य प्रदेश की इतिहास होगा पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है। वहीं अगर बात की जाए यूनिट पहले पेपर के खंड बी की अगर बात की जाए, पार्ट बी की बात की जाए तो इसमें भी सेम है, 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो अगर बात की जाए अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह है मध्य प्रदेश का भूगोल, मतलब दूसरे पेपर की इकाई 3, मतलब कि पार्ट बी का यूनिट जो हमारी होगी यूनिट थर्ड पेपर फर्स्ट की जो खंड बा है पार्ट बी, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी हम देख रहे हैं। पेपर फर्स्ट का पार्ट बी मतलब कि यूनिट थर्ड में देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल साफ साफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कितना, तो अगर बात की जाए डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, 30 नंबर का आना है, जिसमें से 3-3 नंबर के 3 प्रश्न, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न और 11 नंबर का 1 प्रश्न। तो ये डायरेक्ट ये मेंस की बात कर रहा हूं। तो देखिए 30, 60, 30, 90 नंबर डायरेक्टली अभी यहीं से कवर अप हो रहा है मध्य प्रदेश से, केवल पहले पेपर से। तो देखिए पहला पेपर जो आपका है, और पेपर में आपको भी पता होगा कि 300 मार्क्स का पहला पेपर होता है और 300 मार्क्स में जो 150 और 160 नंबर ला लेता है उसको पोस्ट मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 50 से 55% ही स्कोर हो पाता है। ऐसा नहीं कि 300 के पेपर में 250 लोग जो लाता है उसी को जॉब मिलते हैं, नहीं। अगर आप यहाँ से मध्य प्रदेश को अच्छे से पढ़े तो देखिए पहले पेपर में मतलब कि आपको पाना कितने हैं, 160 नंबर। 160 नंबर अगर आप पहले पेपर में यहाँ से ले लेते हो, 160 से 180 के बीच में अगर आप ला लेते हो इसमें से, तो आपको जॉब अच्छी सी पोस्ट एमपीपीएससी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ से कवर अप कर लिया तो कितने नंबर, तो आप देखोगे यहाँ से जो आपके कवर अप होंगे वह कितने कवर अप होंगे, ये आपके जो कवर अप होंगे तो 90 नंबर कवर होंगे। तो आप खुद देखिए, जहां आप मध्य प्रदेश के केवल 3 यूनिट पढ़ते हो, छोटा सा सिलेबस है मध्य प्रदेश का, केवल 3 यूनिट पढ़ने के बाद आप 90 नंबर लेते हो। वहीं अगर आप देखो तो जियोग्राफी में विश्व भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है,
जल एवं आपदा प्रबंधन भी है, आपको पढ़ना है, और भूगोल की आधुनिक तकनीकी ये भी पढ़नी है। तो इतने सारे, साथ में आपको इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आपको वहां से भी कितना 90। लेकिन आप ये देखो, आप मध्य प्रदेश को कितना समय देते हो, वह जियोग्राफी में देखिए और हिस्ट्री में देखिए आप कितना समय देते हो। तो आपको अगर वाकई में सीरियस हो, कोई जॉब चाहिए, तो जितना आप अदर सब्जेक्ट को देते हो उससे ज्यादा नंबर आप ला रहे हो कहाँ, मध्य प्रदेश से। लेकिन उससे आप खुद मन में देखो कितना कम टाइम दे रहे हो। तो आपको मध्य प्रदेश जीके में काफी ज्यादा टाइम देना है। प्रूफ आपके सामने है। तो देखिए, अगर आपने मध्य प्रदेश को अच्छे से पढ़ा तो आप यहां से केवल मुश्किल से आप 20 से 25 दिन, 1 महीने मेहनत करोगे तो आपको मध्य प्रदेश का ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाना है, और आप 80 नंबर आराम से ला सकते हो। 80 नंबर आराम से ला सकते हो मध्य प्रदेश को पढ़ करके। और वहां आप देखिए, आपकी केवल 3 यूनिट, मतलब 10 यूनिट में से आपने 3 यूनिट अच्छे से पढ़ ली। 10 यूनिट है ना, तो टोटल 10 यूनिट है। पहले पेपर ए की 5 यूनिट, पार्ट ए की 5 यूनिट और पार्ट बी की 5 यूनिट, तो टोटल 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट में से जो 5 यूनिट इसकी और 5 यूनिट इसकी, इन 10 यूनिट में से अगर आपने ये 3 यूनिट अच्छे से कवर कर लिए तो पहला पेपर में आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले पेपर में 160 से 180 नंबर तक कवर कर ली तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एमपी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। और दूसरे पेपर में देखिए 30 और 30, तो डायरेक्टली अगर बोला है तो डायरेक्टली यहाँ से आते हैं पहले पेपर में ही 90 नंबर का डायरेक्टली। और उसी तरह प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसी बार 2019 में ही 33 क्वेश्चन आए थे केवल एमपी से। तो इसलिए एमपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एमपी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, जैसा कि अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जैसे कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, चूँकि हम भौगोलिक परिदृश्य पढ़ने वाले थे, और भौगोलिक परिदृश्य में अगर बात की जाए तो आपके सामने एक प्रश्न शो हो रहा होगा। देखिए, ये प्रश्न है, लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में अक्षांशी व देशांतरी स्थिति का, अक्षांशी व देशांतरी स्थिति का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रश्न लिखा होगा। अब यह प्रश्न या तो 11 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, आपको उस हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करें तो यह जो विभाजन है, यह फिजियोग्राफी जो होता है, फिजियोग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो पहला जो है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा जो आपका है पूर्वी पठार, या इसी को बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो अब इनकी लोकेशन देखेंगे और लोकेशन देखने के बाद जो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो मध्य उच्च प्रदेश है तो मध्य उच्च प्रदेश को भी फिर 5 भागों में बांटा गया है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो 5 ये और 2 ये 7 भौगोलिक प्रदेश हैं। तो पहला अगर मध्य उच्च प्रदेश की बात की जाए तो पहला है मालवा का पठार। देखिए, ये जो प्लस है, प्लस वाला सिंबल, ये पूरा का पूरा ये वाला लोकेशन यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। मालवा का पठार मतलब हमने प्लस से इंडिकेट किया है मालवा के पठार को। तो ये जो सीमा आपको दिख रही है ये मालवा का पठार है। अगर मालवा के पठार की बात की जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। मालवा का पठार सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। अगर इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 88,222, जी हाँ दोस्तों 88,222 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो कि कितना कल ही आपको बताया गया है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर जो है उसका 28.62% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। अगर वर्ग किलोमीटर में बात की जाए तो 88,222 वर्ग किलोमीटर।
दूसरे अगर बात की जाए दूसरे भाग की, तो नर्मदा सोन घाटी, यह दूसरा बड़ा भूभाग है, नर्मदा सोन घाटी। तो ये जो नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा नदी और सोन घाटी का ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो दिख रहा होगा ये लंबा लंबा ये वाला पार्ट जो पूरा है, तो यहाँ से नर्मदा नदी जहाँ से निकल रही है अमरकंटक वाली, और वहीं से सोन नदी, तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र कहलाता है। यह दूसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश भी है। और वहीं अगर बात करें तो इसका वर्ग जो किलोमीटर है वह है 86,000 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 86,000 वर्ग किलोमीटर टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो यह 26% है टोटल मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, 26% है। तो सबसे बड़ा भाग अगर भौतिक भूभाग पूछता तो आप बताओगे मालवा का पठार, दूसरा पूछता तो आप बताओगे कि दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, कितना 26%। अब तीसरे की अगर बात करें तो मध्य भारत का पठार। जी हाँ दोस्तों, मध्य भारत का पठार, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये ऊपर का भाग, ये जो लाइनें खड़ी लाइनें हैं, यह पूरा का पूरा जो भाग है यह मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो जो हमने देखा जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है उसको ऐसे दर्शाया गया है, ये रेखाओं से, जो प्लस वाला है यह पहला है हमारा कौन सा, मालवा का पठार, ये दूसरा है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है, तो तीसरे में खड़ी लाइनें ऐसे ऐसे हैं, तो यह है मध्य भारत का पठार। अगर अब चौथे की बात करें, मध्य भारत के पठार का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896। जी हाँ दोस्तों, 32,896 वर्ग किलोमीटर है टोटल मध्य प्रदेश का। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो 7.7%। अब देखते हैं चौथा जो भूभाग है वह है बुंदेलखंड का पठार। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार। अब देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का भाग कहलाता है, जो कि इधर मालवा से लगा हुआ है, इधर मध्य भारत के पठार से और इधर पन्ना रीवा के पठार से। तो ये वाला सी के आकार का जो है ये अर्धचंद्राकार जो है वह बुंदेलखंड का पठार है। इसके अगर क्षेत्र एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 23,733 वर्ग किलोमीटर, 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.7% है। मध्य भारत का पठार जो था 10.7, शायद मैं 7.7 बता दिया था, वो कितना है 10.7%। आगे देखिए रीवा पन्ना का पठार। जी हाँ दोस्तों, जो पांचवा है रीवा पन्ना का पठार वह कितना है, तो रीवा पन्ना का पठार ये देखिए ये पूरा का पूरा रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है। ये जो गोले शेप में बताया गया है, जो आपका है बुंदेलखंड का पठार को हमने जो चौथा भाग था ऐसे एस से दर्शाया था, और जो पांचवा है, पांचवा कौन सा है बुंदेलखंड पन्ना रीवा का पठार, उसको हमने ऐसे गोले से दर्शाया है। तो रीवा पन्ना का पठार ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो बुंदेलखंड के पठार से नीचे और नर्मदा सोन घाटी के ऊपर वाला जो भाग है यह रीवा पन्ना का पठार है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह 31,955 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 10.37% है मध्य प्रदेश का। अब दूसरे क्षेत्रफल की बात करें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी मतलब नर्मदा सोन घाटी के नीचे वाला पूरा ये भाग जहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, तो ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये पूरा स्टार वाला जो भाग है, ये स्टार वाला पूरा का पूरा नीचे से ये वाला भाग तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहलाता है। वहीं अगर बात करें पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार जो है, तो ये वाला भाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र अगर बात करें तो यह बघेलखंड का पठार है। ये वाला भाग बघेलखंड का पठार है। यह अगर बात करें तो 21,755 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 21,755 वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7% है। तो ये एक बंटवारा हो गया मध्य प्रदेश का। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपको अब क्रम बाई क्रम पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है मालवा का पठार। जी हाँ दोस्तों, सभी में मेंस लिखने के लिए आएगा, तो मैं एक फॉर्मेट बताता हूं आपको, उसी फॉर्मेट के आधार पर सभी प्रश्नों को लिखना है। तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति का
वर्णन पूछता है, या पूछता है मालवा के पठार को समझाइए, या नर्मदा सोन घाटी को समझाइए, या अलग अलग भी देता है, तो आपको लिखना क्या है? तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न के लिए एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो अब इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे लिखेंगे मेंस के अकॉर्डिंग। ये प्रश्न अगर आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सबसे पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब हम मेंस लिखते हैं तो प्रश्न को स्टार्ट करने की होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रश्न बोलते हैं ना कभी कभी हम कि भाई तू मेरे को स्टार्टिंग का आंसर बता दे, बाकी मैं पूरा लिख लूंगा। ठीक है, तो वही बात होती है, किसी भी प्रश्न को हमको सबसे बड़ी समस्या होती है उसको स्टार्ट कैसे किया जाए। कोई भी काम हो हमें स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, और जैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं फिर हम फ्लो पकड़ लेते हैं। भाई गाड़ी क्या होती है, जब कोई गाड़ी नई नई सीखता है तो क्या होता है? सबसे पहले उसको क्लच में और एक्सीलेटर में क्या होता है? संतुलन स्थापित करना पड़ता है। अगर संतुलन स्थापित नहीं होगा तो गाड़ी को जैसे ही गियर पे डाल के क्लच छोड़ेगा तो गाड़ी क्या होती है? उचक करके बंद हो जाती है। तो संतुलन स्थापित, फिर दिक्कत, अगर गाड़ी को हम एक बार पकड़ लिए, उठा लिए, तो फिर गाड़ी में दिक्कत नहीं जाती, बंद नहीं होती, फिर चलने लगती है। उसी तरह किसी प्रश्न को स्टार्ट करना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो प्रश्न को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे? परिचय या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अगर आपके सामने प्रश्न आता है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्न में कि अगर किसी भी राज्य की बात की जाए, कोई भी भौतिक प्रदेश एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी भौतिक प्रदेश एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। भाई ग्लोब में एक निश्चित भूभाग होगा, निश्चित भूभाग में स्थित होता है, और उसका कुछ ना कुछ देशांतरी या कुछ ना कुछ अक्षांशीय विस्तार होता है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक भूभाग एक निश्चित, प्रत्येक जो स्थान होता है, प्रत्येक भूभाग जो होता है एक निश्चित भूभाग पर स्थित होता है, एक निश्चित भूभाग पर स्थित होता है, जिसे अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति में विभाजित किया जाता है, जिसे अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति में विभाजित किया जाता है। उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश को भी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह इसका 3082 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो अपने 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। इधर आपने देखा 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, जिसके मध्य से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी निकलती है। वह मध्य प्रदेश की जलवायु आप क्या बताओगे कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको करना क्या है? जो टॉपिक मालवा का पठार, अगर तो मालवा के पठार की बात कर रहे, या नर्मदा सोन घाटी की बात करें, या मध्य भारत के पठार की बात करें, या बुंदेलखंड की, तो किसी एक का भी आ जाता है कभी कभी पेपर में। जैसे 5 नंबर में पेपर आ गया तो बताए मालवा के पठार को समझाइए, तो आप कैसे लिखोगे? तो इंट्रोडक्शन जो मैंने बोल दिया सभी में वही लिखना है इंट्रोडक्शन आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद है तो आपको मालवा के पठार का अक्षांशीय कितने से कितने तक है और देशांतरीय ये लिख देना है। ये हालांकि याद करना थोड़ा सा जटिल समस्या है, तो आपको याद नहीं करना है। तो किसी का भी पूछ ले, किसी भी भूभाग का पूछ ले, तो आपको मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसी के आधार पे लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखना है, उसका सबसे पहला पॉइंट कहां पे लिख दूं? तो देखिए ऐसे लिखते चलता हूं। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले पॉइंट में आप लिखोगे उसकी स्थिति कैसे आप बताओगे? मालवा का पठार, अब स्थिति आप बताओगे मालवा का पठार नर्मदा सोन घाटी के पठार के उत्तर
नर्मदा सोन घाटी के पठार के उत्तर, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम और मध्य भारत के पठार के दक्षिण में स्थित है। तो आइए क्या हो जाएगी इसकी स्थिति। आप क्या बताओगे, स्थिति या अवस्थिति? पहले क्या बताओगे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसकी स्थिति। कोई भी पूछ लिया नर्मदा सोन घाटी मध्य भारत किसी भी पठार की आप पूछे तो सबसे पहला पॉइंट आप दोगे स्थिति। दूसरा पॉइंट आप क्या दोगे, जो उसका दूसरा पॉइंट होगा आप दूसरा पॉइंट दोगे क्षेत्रफल। जी हां दोस्तों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसीलिए मैंने क्षेत्रफल लिखा दिया। तीसरा जो आपका होगा मेन, आप क्षेत्रफल में बताओगे, जैसे मालवा के पठार का पूछेगा आप बताओगे पहले स्थिति। तो मालवा के पठार की स्थिति मैंने बता दिया, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर, मध्य भारत के पठार के दक्षिण में और बुंदेलखंड और पन्ना रीवा के पठार के पश्चिम में स्थित है। स्थित बता दिया आपने। अगर आपका इसका अक्षांशीय और देशांतरी भी स्थिति पता है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये याद करना थोड़ा सभी का जटिल समस्या होती है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। लिखिए वही जो आपको पता हो, जो सही हो। ठीक है, अब पहला आपने लिखी स्थिति, दूसरा आपने लिखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में बताओगे यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 88,222 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर प्रतिशत में बात की जाए तो पूरे भूभाग का 28.62% है, 28.62% है। उसके बाद आप बताओगे जलवायु। तीसरा पॉइंट आप क्या बताओगे, जलवायु। जलवायु तो मालवा के पठार की कैसी जलवायु बताओगे, समशीतोष्ण जलवायु है। कैसी है, समशीतोष्ण। यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। कैसी जलवायु है, बहुत अच्छी जलवायु है। इसीलिए फायहान ने इसकी विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु मालवा के पठार की जलवायु को कहा है। एक कवि ने ऐसा भी कहा था, मालस माटी बड़ी गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही अच्छी यहाँ की जलवायु पाई जाती, इसीलिए तो फायहान ने इसको विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा है, मालवा के पठार की जलवायु की। तो आपको जलवायु लिखना है, कैसी जलवायु है यहाँ पे। अब चौथे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो आप लिखोगे चौथा पॉइंट। तो देखिए आपको मैं सभी में पॉइंट बता रहा हूं, यही पॉइंट में आपको आंसर देना है। चौथा आपको बताना है वर्षा। चौथा जो पॉइंट होगा वर्षा। चौथा पॉइंट वर्षा। वर्षा में आप बताओगे जो मालवा का पठार है यहाँ पे वर्षा जो होती है वह अगर पश्चिमी भाग की बात की जाए तो पश्चिमी भाग में थोड़ा कम वर्षा होती है, और जो इसका पूर्वी भाग है उसमें वर्षा थोड़ा ज्यादा होती है। पश्चिमी भाग में बात की जाए, पश्चिमी भाग में तो यहाँ पे समथिंग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं अगर पूर्वी भाग में बात करें तो 125 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। अब अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट जो होगा वह होगी फसल। भाई वर्षा से रिलेटेड है फसल। तो आप बोलोगे फसल, ये जो क्षेत्र है मालवा का पठार, इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। तो प्रमुख फसल गेहूं भी है, चना भी है और सोयाबीन भी है। तो यहाँ पे सभी फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट आपने बताया स्थिति, स्थिति कैसी है। दूसरा आपने बताया क्षेत्रफल। तीसरा जलवायु, जलवायु कैसी है, समजलवायु है, आपको बताना पड़ेगा समजलवायु है। वर्षा, तो वर्षा आपने बताया इधर पश्चिम वाले भाग में कम वर्षा, मतलब वर्षा का असमान वितरण है, पूर्वी भाग में ज्यादा। फसल में आपने बताया सोयाबीन, गेहूं और सोयाबीन, गेहूं और जो आपकी मेन फसल हो जाएगी चना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो छठवां पॉइंट होगा तो अब छठा पॉइंट आप लिखोगे जा करके वन। जी हाँ दोस्तों, वन। अगर वन की बात करें तो इस क्षेत्रफल पे करीब 39 to 40% पर वन है, 39 से 40% पर वन है। और कैसे हैं इस क्षेत्र पे वन पाए जाते, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो वन अपने पत्ते वर्ष में गिरा देते हैं ठंडी में, वो होता है पर्णपाती वन। तो कैसे वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो 6 पॉइंट। अब 7वां पॉइंट जब आप लिखोगे तो 7वें पॉइंट में आप लिखोगे नदियां। जी हाँ दोस्तों, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नदियां, मालवा के पठार की प्रमुख नदियां आप लिखोगे तो नदियों में आप कौन कौन से लिख दोगे। पहली तो प्रमुख नदी चंबल, उसके बाद आप लिखोगे छिप्रा, चंबल, छिप्रा। तो ये प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों में आप लिख दोगे चंबल, छिप्रा। तो ये आपकी हो जाएंगी नदियां। और भी नदियां लिखना है तो आप और भी नदियां लिख सकते हो, माही, काली सिंध। जी हाँ दोस्तों, माही और
काली सिंध। तो ऐसे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, हर एक पॉइंट को 2-2, 3-3 लाइन ही लिखनी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, एक पेज से एक पेज या आधे पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यह जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ 11 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैं 11 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सभी में किसी का भी पूछ ले, मध्य भारत के पठार को समझाइए, बुंदेलखंड के, रीवा के, सतपुड़ा के या पूरी पठार, तो सभी में यही चीज़ें, स्थिति सबकी लिख देना है, क्षेत्रफल जो मैं लिखवा दी हूँ क्षेत्रफल, जलवायु किस क्षेत्र की कैसी है, वर्षा बता देना है, फसल बता देना है, वन बता देने वहाँ पे कैसे वन हैं, और नदियाँ बता देनी है प्रमुख। अब जो अगला पॉइंट होगा, अगला नदियों के बाद अगला जो आपका पॉइंट होगा 7वां, तो 7वां आप बताओगे मिट्टी। क्या बताओगे आप, मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, आप बताओगे मिट्टी। तो मिट्टी कैसे पाई जाती है मालवा के पठार में, आप बताओगे मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी की बहुलता है, जिसमें सर्वाधिक, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये हो जाएगी आपकी मिट्टी, 7वां पॉइंट हो जाएगा मिट्टी। अगर वहीं नीचे दिख रहा है, हाँ, तो मिट्टी। अब वहीं अगर बात करें तो 8वें की अगर बात करें तो 8वां पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। 8वां पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, बताओगे जिले। जिले दे दोगे आप, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसमें तो वैसे तो 18 जिले आते हैं मालवा के पठार के अंतर्गत, लेकिन प्रमुख जिले आप बता दोगे। प्रमुख जिलों में कौन कौन से बता दोगे, आप बता दोगे उज्जैन, भोपाल, इंदौर, प्रमुख शहर, देवास, बस ज्यादा नहीं बताना, 4 से 5 जिले बता देना है। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 जिले बता देना है। उसके बाद आपको बताना है जो अगला पॉइंट है 9वां, उसमें बताना है क्या, उद्योग। क्या बताने हैं, उद्योग। उद्योग में आप क्या बता दोगे, जो आप बताओगे भाई नागदा, रेशम उद्योग है नागदा में। उसके बाद आप बताओगे जो इंदौर है, इंदौर में आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे 2-2, 3-3 आप उद्योग गिना दोगे। ठीक है, आज केवल आपको मैं इसका बता रहा हूं कैसे इंट्रो लिखते हैं, फिर डीप में अपनी क्लास कल चलेगी। तो यह प्रश्न इनमें से कैसे बनते हैं, तो सभी का मैं लिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। आज केवल बता रहा हूं आपको पॉइंट, इनके बारे में डीप में मैं कल लिखवाऊंगा। तो जिले, तो अभी मालवा के पठार को एक मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं आपको, ऐसे लिखना है। तो ये 9 पॉइंट हो गए। अब जो 10वां पॉइंट होगा, तो आप 10वें पॉइंट में आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ की जनजातियां लिख सकते हो, प्रमुख कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो, मतलब जनजातियां आप लिख सकते हो, जनजातियां लिख सकते हो। 11वां पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, तो 11वां पॉइंट में आप लिख सकते हो पर्यटन, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। 10वां पॉइंट में क्या लिख सकते हो, अगला 10वां पॉइंट में आप लिख सकते हो यहाँ पे पर्यटन, जो वहां के प्रमुख पर्यटन केंद्र होंगे, पर्यटन को लिख सकते हो। आगे आप क्या लिख सकते हो, विशेषताएं या विविध करके भी 11वां पॉइंट दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खनिज, एक आप खनिज का भी लिख सकते हो। 11वां पॉइंट किसका, खनिज का भी आप लिख सकते हो, खनिज। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछे, 11 नंबर का, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, या 5 नंबर का, तो मैंने बताया आपको पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद स्थिति लिख के, बस स्थिति आपको लिख देना है कि मध्य प्रदेश की जो मालवा के पठार की स्थिति क्या है, आप ऐसे लिखोगे, उत्तर में मध्य भारत का पठार, दक्षिण नर्मदा सोन घाटी, और पश्चिम आप लिख सकते हो इधर की जो होगा राजस्थान गुजरात, और इस साइड आप लिख सकते हो ये, तो एक लाइन में। उसके बाद लिख क्षेत्रफल पे एक लाइन पे लिख देना है, केवल क्षेत्रफल हेडिंग लिख के लिखना नहीं कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का क्षेत्रफल इतना है, नहीं, केवल आपको लिखना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में लिखने के बाद आपको लिख देना है 88,222 और जो 26.62% है, केवल इतना। उसके बाद आप लिखना है जलवायु में लिख देना है एक लाइन में सम जलवायु, ठीक है, सम जलवायु, इतना, तभी आप लिख पाओगे। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, वर्षा, क्योंकि 2-3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा अगर 5 नंबर में आता है तो। और जो आएगा आपका 11 नंबर में, तो 11 नंबर मतलब कि 100 शब्द मतलब कि आपको इधर वाले पेज में लिखना है और इधर वाले पेज में लिखना है, ठीक है ना।
या एक पेज में पूरा लिखना है। 100-150 शब्द ऐसे, एक पेज का आप मान के चलिए 100 शब्द, एक पूरे पेज में 100 शब्द आते हैं और 150 मतलब कि एक पेज इधर और आधा, तो आपको उस हिसाब से जितने शब्द में बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्षा, तो आप वर्षा बताओगे, ऐसे लिख दोगे पश्चिम भाग में, मालवा के पठार पश्चिम में 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में एवरेज कितनी है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। वहीं अगर बात की जाए फसल की, तो फसल आप लिख दोगे सोयाबीन और गेहूं। वन लिख दोगे, वन कैसे, तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद आप बताओगे नदियां, तो चंबल, क्षिप्रा, बस 2 ही नदियां बताना है। मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। जिले 18, 1-2 जिलों के नाम लिख देना है, 18 जिले नहीं लिखते बैठना है। उद्योग में नागदा लिख देना है और इंदौर का भी बहुत सारे उद्योग है, पीथमपुर वगैरह भी लिख देना है। पर्यटन, पर्यटन में आप लिख दीजिए कि जो रायसेन में सांची का स्तूप हो गया और उज्जैन के ज्योतिर्लिंग भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए जनजाति, तो यहाँ की प्रमुख जनजाति लिख देना है और खनिज, यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लिख देना है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक का ये लिख के आपको रट लेना है। इसी तरह आपको प्रत्येक भाग का लिखना पड़ेगा, पेपर में आएगा। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रत्येक भाग का, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है ना। कंक्लूजन आपको लास्ट में जरूर लिखना है। तो यहां से इंट्रोडक्शन में एक बार बोल दे रहा हूं आपको क्या लिखना है। कोई भी भौतिक प्रदेश एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है जिसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति में रखा जाता है। जी हां दोस्तों, अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति में रखा जाता है। मध्य प्रदेश देश का भू अवस्थित राज्य है जिसकी जीवन रेखा नर्मदा नदी है, वह सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। जी हां दोस्तों, धूपगढ़ है। ऐसी अनेक विशेषताओं के साथ मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति निम्न है, जो कि मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको अक्षांशीय स्थिति अगर पता है तो लिखना है, नहीं पता तो नहीं लिखना है। लेकिन मध्य प्रदेश की तो पता होगी, तो मध्य प्रदेश की आपको लिखनी पड़ेगी। अगर केवल प्रश्न में इतना था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ से कि 21/6 से लेकर के 26-30 तक इसको बताना पड़ेगा। 71-9 से लेकर 22-48 तक इसे भी बताना पड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, आप बताओ 30-82-52, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। उसके बाद आप जो बताओगे मध्य प्रदेश का, वो अगला फैक्ट होगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, 14 जिलों से होते हुए। उसके बाद बताओगे मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप बताओगे कि यह भूमध्य रेखा के सापेक्ष, जी हां दोस्तों, भूमध्य रेखा के सापेक्ष किस दिशा में है, उत्तर या दक्षिण, आप बताओगे भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर में स्थित है। वहीं अगर बात करें तो देशांतर रेखा के सापेक्ष पूर्व में स्थित है। तो ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम अच्छे से ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इन्हीं पॉइंट के आधार पे हम कल बात करेंगे अपनी क्लास में। सभी का मैं लिखवाऊंगा, मालवा का मैं स्टार्टिंग से लिखवाऊंगा, स्थिति, क्षेत्रफल पूरा का पूरा बताया तो मैं मोस्टली आपको MPPSC टारगेट की जाएगा, साथ में इसमें पूरे के पूरे एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको ये कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है ना। इन सारे फैक्ट को, पॉइंट को जिस तरह मैं लिखा हूं नंबर डाल के, उसी तरह आपको अपने नोट में लिख लेना है और मैं उसी तरह से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका क्या जाता है, लॉकडाउन के समय में हम बहुत ही मेहनत के साथ पूरी A3 एकेडमी आपके लिए लगी हुई है। आपको भी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अच्छे से निरंतर तैयारी करना है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ओपन होगा बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।